तो शुरू से जो झंडा वहाँ लगते आया है और जिससे पूरी तरह से जिसका अस्तित्व उसमें जुड़ा हुआ है, उस चीज़ों को वहाँ से हटाया जा रहा है। और देखिए वहाँ से हमारा जो आदिवासी झंडा था, प्रतीक झंडा जो था, उसको हटा के फिर वहाँ पे हिंदुवादी झंडा को लगाया गया है, भगवा झंडा को लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि अतिक्रमण का जो दौर है वो किस चरम पे है। आज जिस घर में हम लोग हैं, जिस घर को हमने बनाया है, आज उस घर में सिर्फ लोग एंट्री नहीं मार रहे हैं, उस घर से एंट्री मारने के बाद क्या करें, हमें ही बेदखल करने का साजिश किया जा रहा है। तो ये अभी जो चरम जो चल रहा है वो सिर्फ मुढ़र पहाड़ पे नहीं, मैंने पूर्व में भी कहा है कि आप चाहे वो पहाड़ी मंदिर जो एक समय में ऋषिपुर के नाम से जाना जाता था, ऋषिपुर से वो फांसी टुंगरी से भी जाना जाता था, अब बताइए आज वो रांची पहाड़ी मंदिर हो गया है। देवड़ी का मूल नाम जो था उस पर छेड़छाड़ किया गया है। और जितने भी तरह गरजरप्पा को ले लीजिए, कहीं न कहीं ये जितने भी धार्मिक स्थल दिख रहे हैं वो सारा का सारा जो है वो आदिवासियों का आस्था का केंद्र हुआ करता था और सीधा संबंध उसका आदिवासियों से था। लेकिन इस तरह से धार्मिक अतिक्रमण किया गया है कि अब जितने भी तमाम जो आदिवासी से जुड़े हुए धार्मिक स्थल थे वो कहीं न कहीं आदिवासी को से बेदखल किया जा रहा है। और जो हिंदुवादी सोच के लोग हैं वो अपना वहाँ अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं। आदिवासियों पर चौतरफे हमले हो या शारीरिक हो या फिर धार्मिक रूप में हो, अभी फ़िलहाल एक घटना घटी थी एक महिला के साथ सदर थाना में जो घटना घटी है, तो क्या लगता है आदिवासी अब कमज़ोर पड़ रहे हैं? कमज़ोर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हमारे समाज में समस्याएं बहुत सारी हैं। हमारा समाज सामाजिक तौर पे पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो पिछड़ापन तो है, इसमें कोई दो बात नहीं है। और उसी के तहत देखिए बाबा साहब ने जो संविधान का गठन किया, ST SC को जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, कहीं यही पिछड़ापन को देखते हुए वो आरक्षण का प्रावधान लाया गया है। तो इस पिछड़ापन का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो आदिवासी होता है बाय नेचर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के होते हैं और बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से रहना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनकी कमजोरी बन जाती है और इसको लोग कमजोरी समझ बैठते हैं और उसी का मिसयूज करते हुए अब अभी हाल में जो सदर थाना का जो मामला आया है वो कितना शर्मनाक है आप खुद समझ सकते हैं। मैं खुद आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ। बताइए जिस जगह पे वो थानेदार हैं उस जगह के लोगों को जिस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उन्हीं के जगह पे रख के ड्यूटी करके उनको पेमेंट भी इसी ज़मीन से आ रहा है। हमारे ही ज़मीन से कमा रहे खा रहे हैं। उनके घर का बच्चा का स्कूल फीस हो जाता है ना, वो यहीं के लोगों के ज़मीन पे वो ड्यूटी करके करते हैं। उनके घर का सारा मेंटेनेंस चलता है। बताइए जहाँ पे हैं, जिस भूमि पे हैं, वो वहाँ के लोगों को इस तरह से गाली गलौज करना एकदम मतलब क्या बोलेंगे कि एक शर्म का भी एक सीमा होता है। वो इतने गिरे हुए दरोगा है। और हमको तो ताज्जुब लगता है कि अगर पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार इस टाइप से होगा तो आप अनपढ़ लोगों से या जाहिर लोगों से क्या कल्पना करते हैं। आप थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर जो पुलिस स्टेशन होता है, ऐसा माना जाता है कि वो न्याय का केंद्र होता है। गरीब शोषित वर्ग उसमें जाते हैं न्याय की उम्मीद लेके। अगर हम जैसे लोग जो असहाय है, लाचार है, बेबस है, हर मामले में पिछड़े हैं, अगर हम थाना जाते हैं न्याय मांगने के लिए और थाने में अगर इस तरह का बिहेवियर आदिवासी समाज से किया जाएगा तो आप किस रूप से इसको देखते हैं? आज वर्तमान समाज में पुलिस जो केंद्र है वो न्याय का मंदिर नहीं कहलाता है। आज लोग थाना जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं भाई? वहाँ तो न्याय मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, वो गारंटी देते हैं। लेकिन आज वो क्या है कि दलालों का, गुंडों का अड्डा बना हुआ है, करप्ट लोगों का अड्डा बना हुआ है। तो आम आदमी आखिर न्याय मांगने जाए तो कहाँ जाए? इसीलिए मुझे याद आता है कि हम जब शुरू से पढ़ते थे कि कम्युनिस्ट का, माओवादी का जो कंसेप्ट आया है, चाहे उग्रवादी का कंसेप्ट आया, मुझे ऐसा फील होने लगता है कभी कभी कि अगर हम पढ़ लिख के न्याय मांगने जाते हैं, हमें न्याय नहीं मिलता है, हमें वहाँ से अपमानित किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, हम पर शोषण किया जाता है, तो आखिर आदमी करे तो करे क्या? और कहीं ना कहीं इसी तरह के जब हालात आ जाते हैं तो लोग अपने जल जंगल ज़मीन, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए हथियार उठा लेते हैं। क्योंकि कलम उठाने से तो इंसाफ मिल नहीं रहा है, तो क्या करें, हथियार उठाए। तो ये जो वाक़या है वो बहुत ही घिनौना है। और उससे भी घिनौना इस बात का लगता है कि ये राज्य 5th शेड्यूल एरिया में आता है, आदिवासी राज्य माना जाता है, आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, सरकार भी आदिवासी की है। इसके बावजूद इनका हिम्मत देखिए, इनका हिम्मत इतना है कि वो आदिवासी समाज को, सिर्फ वो आदिवासी समाज को नहीं, इवन वो नेताओं को भी कटाक्ष करते हुए कि बहुत बड़े आदिवासी का नेता हो जाते हो।
तो सोचिए। और इस राज्य की बात छोड़िए, भारत में जो हमारे जो प्रथम नागरिक है या सर्वोच्च नागरिक जिसको कहते हैं, एक ट्राइबल लेडी है विद्यमान है, लेकिन फिर भी इनका मनोबल देखिए कि किस हद तक चढ़ा हुआ है कि आदिवासी समाज को इस नज़रिए से देखते हैं। और मानसिकता देखिए, और ये सिर्फ सदर थाना का मामला नहीं है, अगर ग्राउंड रिपोर्ट में जाइएगा तो ये हर थाने का यही हाल है। तो आदिवासी आखिर जाए तो कहाँ जाए? तो क्यों हम लोग बोलते हैं कि अबुआ दिसम अबुआ राज, हम लोग क्यों कहते हैं कि अब सेंद्रा होगा? और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को ये सूचना देना चाहता हूँ या संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आदिवासी का दिमाग घूम गया तो आपने देखा होगा तो क्रांति या फिर आंदोलन या फिर उलगलान से भरा हुआ है झारखंड का इतिहास। चाहे वो बिरसा मुंडा का उलगलान हो, चाहे कोल विद्रोह हो, चाहे चेरो विद्रोह हो। और अगर इतिहास जाइएगा तो आदिवासी जब सटकता है, आदिवासी का जब माथा खराब होता है तो फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा। कोल विद्रोह में देखे थे ना, भाग भाग के लोग कलकत्ता जा रहे थे, अपना घर दूरा सब छोड़ के जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर यही शोषणकारी शक्तियाँ इस तरह अगर आदिवासी पे हावी रहा तो बहुत जल्द उस तरह का सिचुएशन आने वाला है। और आदिवासी का दिमाग धीरे धीरे सटक रहा है, क्योंकि इस तरह का हम अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खासकर एक पब्लिक सर्वेंट, पुलिस क्या है जी? एक जनता का सेवक है। आप मालिक बन के आप ट्रीट कीजिएगा हमको, और जबकि मालिक हम हैं, आदिवासी इस राज्य का मालिक हम हैं, इस भारत का मालिक हम हैं, और आप मालिक से इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं एक पब्लिक सर्वेंट होके। तो इस तरह का रवैया पुलिस का नहीं चलेगा। हमने तो पेटवार बोकारो में भी पुतला दहन किया है, पुलिस प्रशासन का पुरजोर विरोध किया है। और जो भी लक्ष्मीकांत हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा स्मार्ट और बहुत बड़े अपने आप को हीरो बनाने का कोशिश कर रहे थे, उनका भी पुतला दहन किया है। और आने वाले समय में हम लोग इस तरह से पुतला दहन नहीं करेंगे। वो तो एक सांकेतिक विद्रोह प्रदर्शन था। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं स्पष्ट कहता हूँ, भले बात मेरा उग्र लगेगा, ये जो थाना का कंसेप्ट है ना, ये थाना का कंसेप्ट ही हम लोग हटा देंगे। अब हम लोग अपना न्याय खुद हम लोग करेंगे, क्योंकि न्याय अगर हमको कहीं से मिल नहीं रहा है तो आदिवासी कहाँ जाएगा? फिर हमारा जो रूढ़िवादी व्यवस्था है वो हम अपना अप्लाई करेंगे और हम खुद अपना न्याय करेंगे। दूसरे से न्याय का हम लोग भीख मांगने नहीं जाएंगे। आदिवासियों का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण रहा है। जल और जंगल जमीन बचाने के लिए अनेक विद्रोह हुए हैं। तो क्या लगता है आने वाला समय में अभी जो आदिवासी अपने अस्तित्व की जद्दोजहद में है, क्या एक बार फिर उलगुलान की आवश्यकता है? बेशक मुझे तो लगता है कि उलगुलान होना ही चाहिए। अब आदिवासी के तमाम क्षेत्रों पे देखिए, चाहे वो धार्मिक मामला हो, चाहे वो राजनीतिक मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे जल जंगल जमीन का मामला हो, आप कहीं भी चल जाइए, आदिवासी का किसी भी एंगल में जाइए, हर जगह घुसपैठ है, चौतरफा हमला हो रहा है। कहीं पहाड़ लूटे जा रहे हैं धर्म के नाम पे, कहीं ज़मीन लूटी जा रही है, कहीं बहु बेटियों को लूटा जा रहा है। तो आदिवासी कहीं भी किसी भी एंगल में सुरक्षित नहीं है। और आज ये सदर का थाना का मामला सिंगल नहीं है, इस तरह का मामलाएं रोज़ होती है आदिवासियों के साथ। वो तो संजोग है कि एक वीडियो वायरल हो गया, एक साक्ष्य मिल गया लोगों को, लेकिन ना जाने कैमरे के पीछे या फिर नज़रों के पीछे क्या क्या षड्यंत्र नहीं खेला जाता है। आज आप हसदेव जंगल का बात मैंने पहले भी कहा है, ये जो हसदेव जंगल में मुझे जहाँ तक अभी याद आ रहा है कि 10,000 आदिवासी उसमें निवास करते हैं। अरे क्या बात है भाई, जहाँ आदिवासी रहते उसी में आपको नज़र जाता है। अब हसदेव जंगल खाली कराया जाएगा तो हसदेव जंगल से खाली होंगे तो आदिवासी कहाँ जाएंगे भाई? पहले से ही हम लोग पलायन से परेशान हैं, पहले से ही हम लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। अगर हमारा जंगल अगर सुरक्षित रहता है तो कम से कम भूखे मरेंगे तो नहीं ना। अब विकास के नाम पे उसको खाली कराया जाएगा, आदिवासी को भी दखल कराया जाएगा, आदिवासी को पलायन होगा, आदिवासी अपनी भाषा से भी दूर भागेंगे, अपनी ज़मीन से दूर भागेंगे। तो जब आदिवासी का पलायन होता है तो सिर्फ वो जगह का माइग्रेशन नहीं होता है, एक संस्कृति का भी माइग्रेशन होता है, एक सामाजिक व्यवस्था का भी माइग्रेशन होता है। आज हम यहाँ अपने सिस्टम में हैं, क्या हम दिल्ली में जाके सिस्टम फॉलो कर पाएंगे? बेशक नहीं कर पाएंगे। हमारा भाषा खत्म होता है, हमारा पहचान खत्म होता है, हमारा पहनावा खत्म होता है, हमारा खान पान खत्म होता है। तो ये जो हसदेव जंगल मामला है वो सिर्फ आदिवासी का सिर्फ जीवन यापन से मामला नहीं है, उसके अस्तित्व का अस्मिता का बात है। तो आप जंगल जमीन लूट रही है तो कहीं भी जाइए। आज मुढ़र पहाड़ का मामला देखिए, धार्मिक अतिक्रमण हो रहा है। आप सदर थाना का मामला ये ज़मीन का मामला था, हमें ज़मीन से भी दखल किया जा रहा है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि जी हाँ आदिवासी को मिटाने का नहीं की साजिश नहीं हो रहा है, हर जगह पे आदिवासी को मिटाने की साजिश किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पानी जो है वो सर से ऊपर होने वाली है और हम नए उलगुलान की हम तैयारी में लग गए हैं। अगर इस तरह से हुआ तो डेफिनेटली अगला उलगुलान फिर से झारखंड की भूमि में होगा।
लगातार अभी आप देख रहे होंगे कि डिलिस्टिंग का मामला जो है पूरे देश पे उबाल पे है। क्या लगता है डिलिस्टिंग क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं ज़रूरी है? देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय लें तो मैं तो बहुत जानकार नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन जहाँ तक मुझे लगती है कि जो डिलिस्टिंग का कंसेप्ट है वो ठीक है। जो भी आदिवासी हक अधिकार को छीनेगा उसका डिलिस्टिंग होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि दूध की रखवाली बिल्ली करे, इस टाइप का वाकया मुझे यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो भी डिलिस्टिंग का बात करते हैं हम देखते हैं कि हमको लगता है पहला डिलिस्टिंग उन्हीं का होना चाहिए। क्योंकि बार बार वो सनातन का के डिलिस्टिंग का नाम अलापते हैं। और यहाँ हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ये मेरा ही नहीं मानना है कि आदिवासी कभी भी सनातन एक नहीं हो सकता है। आदिवासी प्रकृति पूजक है।